आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार एकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है सीजी सेट पेपर 2 ज्योग्राफी और ये जो है हमारा क्लास 7 है। क्लास 6 तक के हमने विभिन्न मॉडल इन और सिद्धांत जो है उसको पढ़ लिए थे। उसके अंतर्गत हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और वेगनर का सिद्धांत और उसके साथ ही जो पर्वत निर्माण के सिद्धांत है और महाद्वीप महासागर उत्पत्ति के सिद्धांत है उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे डेविस और पेंग का जो भू आकृतिक अपर्दन चक्र का सिद्धांत है या भौगोलिक अपर्दन चक्र का सिद्धांत है उसको अध्ययन करेंगे और साथ में जो ढाल विकास सिद्धांत है उसको देखेंगे। आपको एक चीज याद रखना है कि डेविस और पेंग के जो सिद्धांत है इससे कथन कारण और ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आता है। और ये जो विकास सिद्धांत है इसमें आपको क्रोनोलॉजी या मैच द फॉलोइंग देखने को मिलता है, यहाँ से कथन कारण नहीं आता। ठीक, तो आपको इसको देख लेना है शॉर्ट में बढ़िया से कौन से सिद्धांत किसने दिया। एक साइड इसमें सिद्धांत देंगे और एक साइड विद्वानों का नाम देंगे, उसको मैच करके आपको आंसर देना रहेगा। इसमें है आप लोग का डेविस का ढाल पतन सिद्धांत, पेंग का ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, किंग का समांतर निवर्तन सिद्धांत, बागिल का बहुल प्रक्रम सिद्धांत और वृष्टिकुलन सिद्धांत जो है वो लार्सन के द्वारा है। फिशर लेहमैन का जो है प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल है और स्मिथ का उसी प्रकार अपेक्षित उच्चावच विधि है। और साथ में रेंज और हेनरी का इनका जो है वो औसत ढाल की परिकल्पना दिया हुआ है इन्होंने और वेंटर फर्स्ट ने कोड़ी ढाल की परिकल्पना। तो इसमें से जो ज्यादातर सिद्धांत आता है वो इतने से ही आता है। ठीक, इधर का अचानक ही पूछते हैं, ये समझ लीजिए। तो आपको इतने को याद रखना है, मैच द फॉलोइंग। और यदि आप लोग इसे इसको सिंपल ऑप्शनल में दे दें, एक सिद्धांत और विद्वानों का नाम ऐसे करके। ठीक, अब हम लोग इसको कंप्लीट अध्ययन करते हैं। पहले चलिए, ये जो सिद्धांत है इसको भू आकृतिक अपर्दन चक्र या भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आपको एक चीज याद रखना है इंट्रोडक्शन में इसका, ये जो भौगोलिक अपर्दन चक्र है ये किसका परिणाम है। मेजर हम लोग देखते हैं कि जो धरातल के आंतरिक भाग है उसमें एक बल कार्य करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्जात बल, और धरातल के बाहर की जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए एक बल कार्य करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बहिर्जात बल। इसमें जो भू आकृति का अपर्दन चक्र है या जितने भी अपर्दन कार्य होते हैं वो बहिर्जात प्रक्रम के माध्यम से, ये बहिर्जात बल के द्वारा होता है। अब ये समझ लीजिए अंतर्जात बल क्या होता है। अंतर्जात बल वो है जो पृथ्वी या धरातल पृथ्वी के जो धरातल है उसके अंदर कार्य करते हैं, नीचे कार्य करते हैं, और बहिर्जात बल उसके सतह पर कार्य करता है। ठीक, तो जो अंदर कार्य करता है उसमें आप लोग का ज्वालामुखी वगैरह आ जाता है ना। और बाहर जो कार्य करेगा उसमें कौन आएगा, आपकी नदी, वायु, पवन वगैरह है या हिमनद वगैरह है, ये सभी इसमें कार्य आ जाते हैं। ठीक, तो बहिर्जात बल के कारण इसमें क्या होता है, आपका भू आकृतिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है वो इसका परिणाम है। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ये जो डेविस का अपर्दन चक्र है उसको मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। डेविस के अपर्दन चक्र को संरचना क्रम और समय का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए, इन्होंने डेविस का त्रिकूट के नाम से जानते हैं इसको। चलिए, जो डेविस है उनका अपर्दन चक्र जो है वो 1889 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और इनके जो सिद्धांत के नाम है वो है भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र। ये दो नाम से कभी कभी पूछ दिया जाते हैं, कभी ये नाम देंगे कभी ये नाम दे देंगे। ठीक, सैद्धांतिक रूप से इसको 1899 में प्रस्तुत किया गया। ठीक, तो ये है इनका सिद्धांत, आपको मेजर रूप से ये याद रखना है 1889 को। ठीक, इस समय इन्होंने अपना संकल्पना जो है वो प्रस्तुत किया था। सैद्धांतिक रूपरेखा जो है इस समय में दिया। फिर ठीक, दोबारा डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र को पेनिप्लेनेशन चक्र के रूप में प्रस्तुत किया। अब ये पेनिप्लेनेशन क्या होता है, अपर्दन के अंत में जो लास्ट में एक संप्रदाय मैदान बच जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेनिप्लेनेशन। ठीक, हाँ, चलिए, जो डेविस है उनके अनुसार जो दृश्य भूमि संरचना है, जो दृश्य भूमि है यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आपको जहाँ धरातल पर आप रह रहे हैं वो दिख रहा है, वो किसका परिणाम है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। ठीक, ये इनका कहना है। संरचना मतलब ये अलग अलग समय में जो गतिविधियां होती है इससे किस प्रकार का स्वरूप या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। प्रक्रम या कौन से कारक है जो इसको ऐसा रूप दिया है, और
ये किस अवस्था में है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, किस अवस्था में। इन तीनों प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये जो दृश्य भूमि है ये निर्मित होता है, ये डेविस के अनुसार है। ठीक। और इन तीनों कारक को, जो संरचना, प्रक्रम और अवस्था है, इसको डेविस का त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो इनके सिद्धांत के ये बेसिक रूल है या टर्म है, इसको आपको याद रखना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसकी मान्यता की ओर। चलिए सिद्धांत की मान्यता क्या है, पहला देख लीजिए आप, स्थिर रूप अंतर्जात और बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है। आप सभी को मैं बताया हूँ कि जो धरातल है उसके आंतरिक भाग में एक बल कार्य करता है और एक बल बाहर कार्य करता है। कोई भी स्थल कृति का जो निर्माण होता है या स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है, भूमि का दृश्य, वो दोनों प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक। तो ये इनकी पहला मान्यता है। फिर सेकेंड है, स्थरूपों का विकास व स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। ये आपको याद रखना है। समय के साथ कोई भी स्वरूप हो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उसका विकास होता है या तो उसका क्षय होता है ना। किसी न किसी रूप में उसका परिवर्तन होता है। जो आज पर्वत है वो कल क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा या पठार बन जाएगा, इस प्रकार से। ठीक। फिर अगली इनकी मान्यता है, नदियां अपनी धारी को उस समय तक गहरा करती है जब तक कि वे व्यवस्थित या प्रवलित दशा को प्राप्त न कर लेती हो। यानी कि नदी अपने जो सतह है उसको तब तक गहरा करेंगे जब तक कि वो क्या हो, अपने व्यवस्थित स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता हो, है ना। फिर चौड़ीकरण करते हैं, पहले क्या करते हैं, युवा समय ये गहरीकरण करते हैं। फिर प्रौढ़ावस्था आता है तो ये क्या करते हैं, इसको चौड़ाकरण का कार्य करते हैं और अंत में क्या हो जाता है, ये स्थिर हो जाता है। ये इनका कहना है, सिंपल से। ठीक। चलिए फिर क्या होता है, प्रवणित दशा के उपरांत, प्रवणित यानी कि जो आप लोग का मेन प्रौढ़ावस्था है उसके उपरांत बोल रहे हैं ये। ठीक। पार्श्विक अपर्दन द्वारा होने लगता है, सॉरी, पार्श्विक अपर्दन द्वारा क्या करता है, अपर्दन कार्य करता है। इसमें क्या होता है, क्षैतिज का अपर्दन होता है। ये ऐसा, पहले क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अपर्दन होता है युवा अवस्था में, फिर प्रवणिक अवस्था में आते हैं या प्रवणिक दशा में आते हैं तो क्षैतिज अपर्दन होता है। ठीक। जिसको हम लोग पार्श्विक अपर्दन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, घाटी चौड़ीकरण का कार्य होता है। ठीक। फिर अपर्दन उत्थान की समाप्ति पर ही प्रारंभ होता है। अब इनका एक और आपको याद रखना है कि जो अपर्दन होता है वो सॉरी, जो उत्थान है वो समाप्त होगा, इसके पश्चात ही आपका अपर्दन स्टार्ट होगा। अपर्दन और उत्थान एक साथ कार्य नहीं करता, ये इन्होंने कहा है, इसी पर इनकी आलोचना भी हुआ है। ठीक। तो पहले क्या होगा, पहले किसी भी दृश्य भूमि का उत्थान होगा, इसके बाद क्या होगा, किसी प्रक्रम या कारक द्वारा इसका धीरे धीरे अपर्दन होगा, ये इनका कहना है। तो ये हो गया आपके बेसिक इनकी मान्यताएं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनकी जो 3 प्रक्रम कारक है या त्रिकूट है, इस ओर डेविस का त्रिकूट हम लोग देखते हैं अब। ठीक। पहला है संरचना। अब संरचना क्या होता है, संरचना से अभिप्राय होता है शैलों की जो भूगर्भिक रचनाएं है उसका निर्माण है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेल की स्थिति है उसकी प्राकृतिक दशा सम्मिलित होता है इसमें। ठीक। शैल किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, किन खनिजों से बना हुआ है, किस प्रकार बना हुआ है, कैसी उसकी स्थिति है, ये सभी इसमें हम लोग देखते हैं। शैली की स्थिति हम लोग देखें तो उसकी जो कोड है, नतिलम है, वलन भ्रंश है, नामन कोड है, ये सभी हम लोग इसमें देखते हैं ना। उसमें किस प्रकार के खनिज संगठन पाए जाते हैं, रंध्रता क्या है, पारगम्य है या अपारगम्य है, ये सभी हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं संरचना। यानी कि कोई भी चीज हो, चाहे वो पर्वत पठार मैदान हो, उसकी अपनी एक संरचना होती है ना। तो उसी को बोलते हैं संरचना। इसमें थार्नबरी के अनुसार क्या बोले हैं, जो संरचना है वो आधारभूत कारक है। ठीक। कोई भी चीज हो, जो संरचना है उसकी आधारभूत कारक होता है। जैसे मानव के लेंगे तो मानव की जो संरचना है वो मानव के आधारभूत कारक है। यदि मानव की जो संरचना है वो इस प्रकार नहीं रहता है तो मानव ऐसा होता ही नहीं। तो इसलिए बोला गया है कि जो संरचना है वो किसी भी कारक का आधारभूत तथ्य होता है। ठीक। फिर प्रक्रम, आगे हम लोग देखते हैं प्रोसेस, प्रक्रिया। अब ये जो स्वरूप हम लोग को वर्तमान में देखने को मिलता है, चाहे मानव का हो या कोई भौतिक स्वरूप का हो, वो किसी न किसी प्रक्रम द्वारा ऐसा हुआ रहता है ना। तो वो प्रक्रम कौन कौन सा है ये हमको देखना है। तो हमें क्या देखना है, जो भू आकृतिक प्रक्रम है उसको देखना है, डेविस का। चलिए पहले संरचना देख ली, अब हम लोग देखते हैं प्रक्रम। प्रक्रम क्या होता है, प्रक्रम जो होता है वो शैलों का जो अनुच्छादन है जिसमें अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण शामिल होता है, ये क्रिया को संपन्न करने वाले कारक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रम। ठीक।
अर्थात धरातल पर परिवर्तन लाने वाले जो कारक है, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रक्रम। जैसे आपका यहाँ पास क्या है, पर्वत है, इसमें क्या करेंगे, वायु द्वारा ये क्या हो जाएगा, इसका अपर्दन हो जाएगा, तो ये क्या है, वायु प्रक्रम है। यदि नदी के बहाव द्वारा इसमें कटाव आएगा तो ये नदी प्रक्रम कहलाएगा। हिमानी बह करके इसको काटेगा तो हिमानी प्रक्रम कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, जो भी कारक इसमें परिवर्तन लाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रम। ठीक। अब ये दो तरीके का होता है, एक अंतर्जात प्रक्रम और एक बहिर्जात प्रक्रम। आपको पहले ही बता दिए। अंतर्जात प्रक्रम में क्या होता है, आप लोग के जो ज्वालामुखी वगैरह है वो अंतर्जात प्रक्रम है। बहिर्जात प्रक्रम में आप लोग का क्या होता है, जो नदी जल है, बहता पवन है, बहता हिमानी वगैरह है, ये सभी आपके क्या है, बहिर्जात प्रक्रम है, जिसके द्वारा परिवर्तन आता है इसमें। ठीक। चलिए, ये यहाँ पर दिया हुई है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अवस्था की ओर। चलिए, अब आप सभी को पता है कि कोई भी वस्तु हो, भौतिक वस्तु हो या आपके व्यक्ति हो, उनकी अपनी अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है युवा, एक प्रौढ़ा और एक वृद्धावस्था होता है। यदि हम लोग जो भौगोलिक स्वरूप या अपर्दन चक्र की बात करें तो इसमें जो है युवा अवस्था है, इसमें क्या करता है, जो नदी है इसके द्वारा, नदी अपर्दन चक्र के नाम से जानते हैं ना, डेविस के सिद्धांत को, तो इसमें क्या होता है, युवा अवस्था में इसमें घाटी गहरीकरण का कार्य होता है। ठीक। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, घाटी चौड़ीकरण का कार्य होता है। और वृद्धावस्था में पेनिप्लेनेशन का निर्माण होता है। ठीक। डेविस के टर्म में आपको ये याद रखना है कि युवावस्था में क्या होता है, घाटी गहरीकरण, प्रौढ़ावस्था में घाटी चौड़ीकरण और वृद्धावस्था में पेनिप्लेनेशन का निर्माण। युवावस्था की बात करें तो इसमें उत्थान होता है, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, इसमें अपर्दन कार्य होता है और वृद्धावस्था में इसमें समतलन का कार्य होता है। ठीक। ये बेसिक आपको याद रखना है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं डेविस के जो सिद्धांत है उसमें युवा अवस्था में क्या कार्य होता है और किन किन कृतियों का निर्माण होता है। चलो, डेविस के सिद्धांत का मुख्य कारक नदी है ना, नदी अपर्दन तल दिया है उन्होंने, चक्र। चलिए, पहले युवा अवस्था देखते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जो नदी है वो अपना तलीय अपर्दन का कार्य करता है। ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि नदी क्या करता है, युवा अवस्था में तलीय अपर्दन का कार्य करता है। इसके अंदर क्या होता है, जो उचाच है वो सर्वाधिक अपना ऊंचाई प्राप्त कर लिए रहते हैं और फिर जब ऊंचाई प्राप्त हो जाता है इसके बाद क्या होता है, फिर अपर्दन प्रारंभ होता है। ठीक। तो लास्ट में और ये क्या होता है, अंत में ये पूरा समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद फिर पेनिप्लेनेशन बनता है। ठीक। तो हम देख रहे हैं अभी युवा अवस्था की विशेषता। युवा अवस्था में क्या होता है, घाटी का गहरीकरण होता है। ठीक। तलीय अपर्दन होता है। तो इससे कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो पहले हम लोग देखते हैं, ये कोई पर्वत है और ये क्या है, यहाँ से जल बह रहा है ना। तो ये जल तीव्र गति से नीचे गिरेगा एक बल के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसमें इस प्रकार का एक अपर्दन कार्य करेगा। तो ऐसे अपर्दन करेगा तो यहाँ पर क्या निर्माण होगा, पहले वी आकार की घाटी होगा। ठीक। फिर इसमें धीरे धीरे और अपर्दन होगा तो ये क्या बन जाएगा, गार्ज बनेगा। फिर क्या हो जाएगा, इसमें कैनियन का निर्माण हो जाएगा। तो ये वी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन का विकास युवा अवस्था में होता है। ठीक। और इस समय क्या होता है, तीव्र शीर्ष अपर्दन होता है और इसका कारण क्या होता है, नदी होता है। ठीक। अब यहीं पर सरिता अपहरण का रूप भी हमें देखने को मिलता है या रीजन देखने को मिलता है। चलिए, फिर क्या होता है, तीव्र ढाल। अगली विशेषता ये है कि यहाँ बस क्या होता है, जो स्थिर रूप है उसका हमें तीव्र ढाल देखने को मिलता है। ठीक। तीव्र ढाल के ठीक नीचे ही हमें ये सभी स्थलाकृतियाँ जो वी आकार की घाटी है, गार्ज कैनियन है, वो देखने को मिलता है। ठीक। फिर साथ में क्या होता है, जल गर्तिकाओं का निर्माण होता है। जब जल ऊपर से क्या होता है, तीव्र गति से गिरते हैं, नीचे अनेक प्रकार के खड्ड बन जाते हैं जिसको हम लोग जल गर्तिका कहते हैं। ठीक। फिर जल गर्तिक पर्वत स्कंद, इसमें हम लोग बहुत सारे अनेक इस प्रकार का पर्वत चोटी हम लोग को देखने को मिलता है। फिर है प्रपाती एवं जलप्रपात। हम लोग देखते हैं कि जो जल है वो क्या है, ऐसे घूम घूम करके ऊपर से नीचे गिरता है, इसको हम लोग बोलते हैं जलप्रपात। ठीक। या प्रपाती। तो ये है आपका युवा अवस्था की विशेषताएं। चलिए, आगे बढ़ते हैं अब प्रौढ़ा अवस्था की ओर। इस अवस्था में क्या होता है और किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। चलिए, इस अवस्था में क्या होता है, तलीय अपर्दन की तुलना में पार्श्विक अपर्दन होता है। पार्श्विक अपर्दन में क्या होता है, जो नदी घाटी है उसमें लंबवत अपर्दन न होकर के ये क्षैतिज अपर्दन करते हैं, यानी कि अपने साइड की जो चट्टाने हैं उसको कुरेदना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है, घाटी का चौड़ीकरण स्टार्ट हो जाता है। ठीक।
अब इनकी विशेषताएं क्या होती है, इस समय इसमें यू आकार की घाटी का निर्माण होगा। पहले में क्या बना था, वी आकार की घाटी गार्ज कैनियन बना था। इस आपको क्या देखने को मिलेगा, यू आकार की घाटी। जो वी आकार की घाटी है उसका अधिक अपर्दन हो जाएगा और वो साइड से चौड़ी हो जाएंगे। ठीक, फिर इसमें क्या होता है, जो ढाल है वो क्या हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे। ठीक, और नदियों का फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्पण स्टार्ट हो जाएगा। जो नदी है वो क्या करेंगे, अपर्दन करेंगे और साथ में ही जहाँ पर इसको रुकाव आएगा वहां पर ये क्या हो जाएंगे, सर्प के अकॉर्डिंग ऐसे घूम जाएंगे। ठीक, फिर है घाटी की तली का विस्तार और निक्षेपण की क्रिया का प्रारंभ यहाँ से हो जाता है। हम लोग देखेंगे कि ये जो स्थलाकृति है पर्वत, यहाँ पर अपर्दन वगैरह कार्य होता है। युवा समय प्रौढ़ा समय इसमें नदी विसर्पण स्टार्ट हो जाता है। जैसे नदी विसर्पण स्टार्ट होता है फिर इसमें तली में क्या हो जाता है, धीरे धीरे निक्षेपण कार्य भी प्रारंभ होने लग जाता है। और फिर वृद्धावस्था में तो पूरा निक्षेपण हो ही जाता है ना। फिर इसी प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं जैसे जैसे यहाँ पर निक्षेपण यानी कि जमाव होते हैं अवसादक का, वैसे वैसे इसमें क्या होता है, बाढ़ का मैदान का जो है वो निर्माण होता है। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो विसर्प बनता है, विसर्प बनता है तो उसमें क्या होता है, एक गोखुर झील का, यहाँ बीच बीच में क्या बनता है, एक झील टाइप का निर्माण हो जाता है। यहाँ जमाव होता है, यहाँ पानी भर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गोखुर झील। ठीक, गोखुर झील का निर्माण होता है और साथ में बाढ़ के मैदान में इस टाइप का किनारे किनारे क्या बनता है, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। तो ये आपके प्रौढ़ावस्था में इतनी चीज का निर्माण होता है। युवा आकार की घाटी मंद ढाल हो जाता है, नदियों का क्षैतिज अपर्दन होता है या पार्श्विक अपर्दन होने लग जाता है। ठीक, तरीके फिर इसमें क्या होता है, बाढ़ का मैदान के निर्माण, गोखुर झील और प्राकृतिक तटबंध, इतनी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं वृद्धावस्था में। चलिए, वृद्धावस्था ये जो है वृद्धावस्था, इसमें क्या होता है, ये जो अपर्दन कार्य है वो स्थिर हो जाता है और उसकी जो ढाल है वो क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका एक लास्ट में समतल मैदान बच जाता है, समतल मैदान बचता है आपके लास्ट में। इस समतल मैदान को डेविस ने क्या कहा है, पेनिप्लेनेशन या पेनी प्लेन कहा है। इस प्रक्रिया को पेनिप्लेनेशन प्रक्रिया बोलते हैं और लास्ट में इसको पेनी प्लेन, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम भी दिया है। ठीक, तो लास्ट में क्या होता है, आपका पेनी प्लेन का निर्माण होता है जहाँ पर ये समतल मैदान बच जाता है। ठीक, और इसमें कुछ पर्वत बच जाते हैं, जैसे खड़ी चट्टान, कठोर खड़ी चट्टान बच जाते हैं, इसको इसमें बोलते हैं मोनेड डाक। ठीक, ये है आपका मोनेड नाक अंतिम अवस्था में। ठीक, वृद्धावस्था में बचता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेनी प्लेन क्या है। लास्ट में बचे हुए अवशेष जो समतल मैदान बन जाता है वो है आपका पेनी प्लेन। ठीक, और फिर इसमें जो कुछ कठोर चट्टानें बच जाती हैं इसको हम लोग बोलते हैं मोनेड नाक। ठीक, चलिए, इसको कुछ विद्वानों ने अलग अलग नाम भी दिया है, जैसे कि क्रिंक में इन्होंने पेनी प्लेन बोला है। ठीक, एलसी किंग आप लोग देखते हैं तो पेडी प्लेन बोलते हैं। इस प्रकार का नाम भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया डेविस का जो अपर्दन चक्र है या भौगोलिक अपर्दन चक्र है वो है। अब यहाँ से इसको भी देख लीजिए डायग्राम को, क्योंकि यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट आपका बनता है। यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं व्यवहारिक, जो कि थ्योरी में नहीं मिलता है ना। तो ये है डेविस का और ये है पेंग का, दोनों को थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, क्योंकि कथन कारण पूछते हैं तो इसी में कंफ्यूज होते हैं आप लोग। चलिए, ये डेविस का सिद्धांत है। डेविस के सिद्धांत में हम लोग देखते हैं जो तरुणावस्था है या युवावस्था है आपका, उस युवावस्था में क्या होता है, इसमें उत्थान कार्य होता है। उत्थान कार्य होने के बाद क्या होता है, फिर जब उत्थान कार्य कंप्लीट हो जाता है तो प्रौढ़ावस्था में इसमें क्या हो जाता है, अपर्दन कार्य प्रारंभ होता है। फिर जीर्णावस्था इसमें क्या हो जाता है, समतल मैदान बन जाते हैं और कुछ भाग बच जाता है, वो क्या होता है आप लोगों का मोनेड नाग बच जाता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया ऐसे चलता है। इसमें फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्रारंभ है उसमें सापेक्षिक ऊंचाई और निरपेक्ष ऊंचाई दोनों में वृद्धि होगा। फिर सेकेंड में क्या हो जाएगा, जो निरपेक्ष सापेक्षिक ऊंचाई है वो थोड़ा सा कम हो जाए, उसमें क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा, लेकिन निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि रहेगा। ठीक, ये हम लोगों को कहना है। फिर थर्ड में क्या जाएंगे तो इसमें अपर्दन कार्य प्रारंभ हो जाएगा और जो ऊंचाई है वो बंद हो जाएगा, यानी कि जो सापेक्षिक और निरपेक्ष ऊंचाई दोनों स्थिर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या बनेगा आप लोग का, जल विभाजक का निर्माण हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जीर्णावस्था में, डेविस के अपर्दन चक्र के वृद्धावस्था में क्या हो जाएगा, जल विभाजक का निर्माण होता है। और साथ में इसके बाद जो छोटे छोटे कठोर क्षेत्र बच जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनेडा, और जो समतल क्षेत्र है उस समतल क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन। ठीक, तो ये है आप लोग का डेविस का अपर्दन चक्र। पहले उत्थान होगा, उत्थान खत्म होने के बाद फिर क्या होगा, अपर्दन स्टार्ट होगा।
ठीक। चलिए, अब तरुणावस्था में क्या निर्मित होता है? वी आकार की घाटी होता है, कैनियन और गार्जा का निर्माण होता है। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, बाढ़ का मैदान निर्माण होता है, प्राकृतिक तटबंध निर्माण होता है और गोखुर झील का निर्माण होता है। जीर्णावस्था में आपका क्या होता है? जल विभाजक शिखर का निर्माण होता है, मोड़नाक निर्माण होता है, निक्षेपण बाढ़ का मैदान आपका निर्मित हो जाता है। ठीक। डेल्टा का निर्माण होता है और साथ में इसमें समतल प्रदाय मैदान होता है जिसको पेनीप्लेन बोलते हैं। ठीक। और जो कठोर भाग बच जाते हैं उसको मोनेडनाक कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब आपको देखना है मेन पेंग का है, तो नीचे डायग्राम सिद्धांत के माध्यम से समझेंगे, लेकिन यहाँ बस एक तुलना के लिए समझ लीजिए। ठीक। ये है आपका पेनीप्लेन का फेस 1, फेस 2 और फेस 3। फेस 1 यानी कि इसमें युवा अवस्था है। युवा अवस्था में क्या होता है? इसमें उत्थान और अपर्दन दोनों साथ कार्य करते हैं। ये दोनों में अंतर है। डेविस ने क्या कहा? पहले उत्थान कार्य करेगा, जब उत्थान समाप्त हो जाएगा तब अपर्दन स्टार्ट होगा। लेकिन पेंग के यहीं पर दूसरा कथन है। पेंग कहता है कि पहले उत्थान कार्य होगा और उसके साथ में ही अपर्दन कार्य भी प्रारंभ करेगा, यानी कि दोनों साथ साथ चलेंगे। ये समय के बंधन में है और ये समय की बंधन से परे है। ठीक। तो आपको याद रखना है यहाँ उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ कार्य करेगा। प्रारंभ में आपका सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों ऊंचाई रहेगा, बढ़ेगा। फिर सेकेंड अवस्था में आप लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो सापेक्षिक ऊंचाई है वो कम हो जाएगा, निरपेक्ष ऊंचाई अधिक रहेगा। थर्ड में जाएंगे तो इसके सापेक्ष और निरपेक्ष ऊंचाई दोनों में कमी आ जाएगा और फोर्थ में दोनों स्थिर हो जाएंगे। ये इनका कहना है। ठीक। तो आपको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं अब इसकी अन्य अध्ययन। तो ये डेविस और पेंग का है, इसको आपको याद रखना है। ठीक। डायग्राम के माध्यम से समझ लेना। अब पेंग का जो सिद्धांत है उसको देखते हैं। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल। ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या कहा है? चलिए, ये तो पेंग का मॉडल का नाम है ढाल प्रतिस्थापन मॉडल। ठीक। पेंग ने अपने ढालों के विकास से संबंधित ये जो सिद्धांत है इसको प्रस्तुत किया है और ये अपर्दन चक्र से संबंधित है। ठीक। डेविस के जो सिद्धांत है उसको इन्होंने अस्वीकार करते हुए अपना यह जो सिद्धांत है प्रस्तुत किया है, यानी कि उसकी आलोचना में प्रस्तुत किया है, यह समझ लीजिए। ठीक। इन्होंने क्या बोला है? अलग अलग अवस्थाओं में उत्थान और अपर्दन की दर के मध्य अंतर संबंध को स्थापित किया है। ठीक। तो ये इनका सिद्धांत है। चलिए पहले बढ़ते हैं। चलिए, डेविस ने अपनी जो ढाल है या अपर्दन चक्र के समय जो ढाल बनता है उसकी 3 स्थिति को स्वीकार किया है। एक उत्तल ढाल, सम ढाल और अवतल ढाल। ठीक। सम ढाल क्या होता है और उत्तल ढाल क्या होता है और अवतल ढाल क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। उत्तल ढाल क्या होता है? ये उभरा हुआ भाग होता है। सम ढाल क्या होता है? समान होता है। और अवतल ढाल क्या होता है? ये इस प्रकार से कटोरीनुमा हो जाता है या गहरी हो जाती है ना। पहले हम लोग समझ लेते हैं उत्तल ढाल की स्थिति को। उत्तल ढाल क्या होता है? तीव्र उत्थान की स्थिति में नदी द्वारा जो तली कटाव होता है इसके कारण क्या होता है? ढाल जो है वो तीव्र हो जाता है और यहाँ पास नीचे में घाटी का निर्माण हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अवतल ढाल की स्थिति। जैसे कि यहाँ पास कोई पर्वत है, अब नीचे का अपर्दन हो गया है तो ये ढाल तीव्र हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे उत्तल ढाल। ठीक। क्योंकि हम लोग देखते हैं युवा अवस्था में क्या होता है? केवल नदी का तल में तीव्र अपर्दन होता है और जो सापेक्ष और निरपेक्ष ऊंचाई है उसमें वृद्धि होता है, तो इससे क्या होता है? उत्तल ढाल का निर्माण होगा, है ना। तो ये बताया है। फिर क्या होता है? सम ढाल की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? नदी अपना क्षैतिज अपर्दन प्रारंभ कर देता है और उत्थान में क्रमशः क्या होता है? कमी आने लग जाता है, यानी कि इसकी सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों ऊंचाई में कमी आने लगता है ना। और इसमें क्या होता है? घाटी का चौड़ीकरण होता है। इसकी जो दीवारें हैं, किनारे की कठोर दीवार, वो अपर्दित होने लगती है ना। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो उत्तल ढाल है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। इनका सिद्धांत ही है ढाल प्रतिस्थापन। ठीक। तो इसमें क्या होता है? उत्तल ढाल का प्रतिस्थापन होगा सम ढाल के रूप में। जैसे कि पहले ऐसा था, उसमें क्या होगा? अपर्दन होगा तो वो क्या हो जाएगा? जो ढाल है वो कुछ इस प्रकार का होते जाएगा। ठीक। तो ये सरल सीधी रेखा में आ जाता है। ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं सम ढाल की अवस्था। फिर क्या हो जाएगा? जैसे सम ढाल की अवस्था खत्म होगा फिर अवतल ढाल आ जाएगा। जैसे जैसे इसमें ये जो सम ढाल हम लोग का बना है इसमें क्या हो जाएगा? और भी अपर्दन होगा। तो ये जो अपर्दन है वो फिर ऐसे टाइप का हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल ढाल। ठीक। तो पेन की जो अपर्दन चक्र है उसमें ढाल की 3 स्थिति होती है, उत्तल, सम और अवतल। ठीक। चलिए,
फिर डेविस के अनुसार इनके जो चक्र है, इसमें अंतिम अवस्था में क्या होता है, पार्श्विक अपवर्तन, लंबवत अपवर्तन और निम्नवत अपवर्तन। इसकी तुलना में यहाँ पर क्या हो जाता है, समतलीकरण हो जाता है। ठीक। और अंत में एक अंत में क्या होता है, जो घाटी गहरीकरण है उसकी तुलना में घाटी चौड़ीकरण की क्रिया अधिक होती है। ठीक। तो आपको याद रखना है डेविस की जैसा ही इनका सिद्धांत है, बस इसमें समय से नियम से छूट है, ये दोनों एक साथ होने लगता है, अपवर्तन और ये वाला उत्थान जो है। ठीक। चलिए, इसमें क्या होता है, अंतिम अवस्था में पार्श्विक अपवर्तन होता है, लंबवत और निम्नवत अपवर्तन जो है वो उसकी तुलना में, ये बोला है, यानी कि आपका घाटी चौड़ीकरण का कार्य होता है। लंबवत अपवर्तन आपका वी आकार की घाटी का निर्माण करता है, ये युवावस्था में होता है, और पार्श्विक अपवर्तन आपके वृद्धावस्था में होता है। तो इसी को कहा है कि अंतिम अवस्था में पार्श्विक अपवर्तन होता है, किसकी तुलना में, लंबवत और निम्नवत, यानी कि इसकी अपवर्तन की तुलना में। ठीक। चलिए, फिर क्या होता है, अंत में जो घाटी की गहरीकरण की तुलना में इसमें क्या होता है, चौड़ीकरण अधिक सक्रिय करता है। ठीक, ये बोला है। फिर क्या है, इसके साथ साथ ही जो प्रगामी ह्रास होता रहता है, जो हम लोग देखते हैं स्थिर रूप, उसमें क्या होता है, लगातार ह्रास होने लगता है, यानी कि कमी आता है। और इससे फिर क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो जल विभाजक शिखर है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक, क्योंकि बीच बीच से जो कोमल चट्टाने हैं वो कट जाते हैं, कठोर चट्टाने बढ़ जाते हैं, जिससे जल विभाजक का निर्माण होता है। ठीक। इससे क्या होता है, सापेक्षिक ऊंचाई में गिरावट आ जाते हैं, और जल मार्ग में जो ढाल है और गति ऊर्जा है उसमें कमी आने लग जाता है। फिर जो घाटी के तल है उसमें धीरे धीरे अपरदन हो जाता है। ठीक। और फिर ढाल कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो घाटी की पार्श्विक अपरदन है उसमें समांतर निमांतर चलता है, यानी कि दोनों समान चलते हैं पार्श्विक अपरदन होने के पश्चात। ठीक। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा घाटी जो है, एक ऊपरी भाग का खड़ा ढाल और दूसरा घुृतवीय ढाल, जिसको हम लोग वास्तुनजेंग बोलेंगे। ठीक। जब अपर्दन इस प्रकार से कार्य करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दो प्रकार से ऐसे बढ़ जाएगा। ये क्या होता है, आप लोग का खड़ा ढाल होगा, और ये जो ढाल है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी ढाल, या इसको बोलेंगे वास्तुनजेंग। ठीक। और इसके निचले भाग में जो रहेगा उसको वाश ढाल या हार्डन हेंग बोलेंगे। ठीक। ये निचले भाग में थोड़ा थोड़ा ऐसे बच जाते हैं कुछ कुछ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डन हेंग या वाश ढाल बोलेंगे इसको। ठीक। तो ये क्या है, आप लोगों का घृतव ढाल है, ये आपका वाशुंजेंग है, और इसमें थोड़ा थोड़ा जो बाँट जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे हार्डन हेंग। ठीक। तो ये किसका है, पेंग का है। तो आपको याद रखना है कि हार्डन वाशुंजेंग और वाश ढाल होता क्या है। ठीक। फिर है समीपी घाटियों के घृतव ढाल और या जो वास्तुनजेंग हम लोग देख रहे हैं, उसके समानांतर निरंतर के कारण प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप जल विभाजक के जो शिखर है उसकी ऊंचाई में ह्रास हो जाता है, यानी कि कमी आ जाती है। जैसे हमने पहले देखा, जल विभाजक क्या है, इस प्रकार से बनता है। अब इसमें थोड़ा कमी आया है, तो इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या है, घृतव ढाल बना है, साथ में आपका वास्तुनजेंग और हार्डन बना हुआ है ना, तो उसमें कमी आ जाता है, इसलिए बोला है। ठीक। फिर ऊपरी ढाल में कमी के कारण इसमें क्या होता है, जो हार्डन है उसमें लगातार वृद्धि होती है। हार्डन मतलब जो छोटे छोटे आप लोग का कठोर चट्टाने बच जाते हैं, उसको बोले हैं हम लोग हार्डन। ठीक। इस अवस्था के अंतिम चरण में क्या होता है, वास्तुनजिंग में इतना ह्रास होता है, यानी कि इतना कमी आ जाता है कि उसकी जो तीव्र ढाल नुकुलर है उसकी पहाड़ी में बदलाव आ जाता है, और इससे फिर क्या होता है, इंसेलबर्ग कहते हैं। ठीक। जो निकीला शंक्वाकार रहता है स्थिति, उसमें क्या होता है, अपरदन हो जाता है। फिर इसमें जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग बोलते हैं। ठीक। डेविस ने क्या बोला था, मोनेड नाग बोला था, इन्होंने क्या बोला है, इंसेलबर्ग बोला है ना। चलिए, तो अंतिम अवस्था में इनके इंसेलबर्ग बचते हैं, उनके में मोनेड नाग बचा हुआ था। ठीक। तो ये है आपका पेंग का ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। अब पेंग का अपरदन चक्र भी है ये। ठीक। तो इसमें हम लोग डेविस का अपरदन चक्र देख लिए, फिर पेंग का हम लोग ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत देखे हैं, अब हम लोग देखेंगे पेंग का अपरदन चक्र। ठीक। पेंग का अपरदन चक्र जो है, यह जो सिद्धांत है ये मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, ये पेंग का जो बुक है इसमें प्रतिपादित किया है। ठीक, आपको याद रखना है, ये पेंग का अपरदन चक्र है और इनकी प्रस्तुति इनके बुक में हुआ है। कौन सा बुक है ये, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक। तो ये प्रस्तुत है। इनके अनुसार जो भूदृश्य का निर्माण है उसका उत्थान और कटाव की जो दर है वो दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों निर्धारित है। ठीक।
एक ही समय में भी प्रारंभ हो सकता है। जैसे डेविस ने क्या कहा है, पहले उत्थान होगा, इसके बाद फिर अपर्दन होगा, लेकिन पेंग का मानना है कि दोनों एक साथ चलेंगे, उत्थान भी हो सकता है और कटाव भी हो सकता है। ठीक। फिर है अपर्दन चक्र के जो प्रारंभ है उसमें आकृति विहीन एक मैदान की संकल्पना दी है, जिसको प्राइमारा बोलते हैं। ठीक। और लास्ट में जैसे उनके प्रारंभ में क्या था, उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, प्रारंभ में प्राइमारव से बताया है, लास्ट में उन्होंने मोनेडनाक बताया था, इन्होंने इनरब बताया है ना। चलिए, इनके लास्ट में इनरब बचेगा। ठीक। चलिए, अब इनकी जो अपर्दन की अवस्थाएं हैं इसको देख लेते हैं। जो पेंक है इन्होंने अपर्दन की 3 अवस्था बताया है, क्योंकि ये आपके अलग भाषा में है इसलिए ऐसा दिया हुआ है। ठीक। चलिए, इनकी 3 अवस्थाएं हैं, जर्मन भाषा में है ये अफस्ती जिंडे इंटू वगलकुं। जो इंटुक वक्लुंग है इसका मतलब होता है विकास। ठीक। अपस्टी जिंडे इंटिक वक्लुंग, फिर है ग्लिस फार्मिंग इंटी वक्लुंग, फिर अबस्ती जिंडे इंटी वक्लुंग। ठीक। तो ये 3 है। अपस्ती जिंडे जो होता है क्या है, ये युवावस्था है, और ग्लिस फार्मिंग ये प्रौढ़ावस्था और ये वृद्धावस्था। ठीक। जो अपस्ती जिंडे इंटू वक्लुंग है इसमें क्या होता है, ये तीव्र उत्थान की अवस्था है। इसमें क्या होता है, घाटिया की जो ढाल है वो उत्तल होता है। ठीक। इसीलिए मैंने पहले ही ढाल विकास को समझा दिया है। युवावस्था में घाटियों का ढाल उत्तर रहेगा। ठीक। फिर क्या होता है ग्लिस फार्मिंग यानी कि वृद्धावस्था सॉरी प्रौढ़ावस्था, इसमें क्या हो जाएगा, उत्थान और अपर्दन की क्रिया जो है वो दोनों समान गति से चलेंगे। इसमें उत्थान और अपर्दन तीव्र गति से चलेगा, उसकी अपर्दन की तुलना में उत्थान तीव्र होगा, ये कहना है। ठीक। इसमें आएंगे तो दोनों एक समान चलेंगे, जिसके कारण जो घाटी का ढाल है वो सम हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा वृद्धावस्था, यानी कि अवस्थी जिंडे में क्या हो जाएगा, इस अवस्था में उत्थान की दर घट जाएंगे, फलस्वरूप क्या हो जाएगा, अवस्था और घाटी की जो ढाल है वो अवतल हो जाएगा। ठीक। ये 3 अवसल है और इसके 3 परिणाम है, आपको याद रखना है। इसमें क्या हो जाएगा, सापेक्षित और निरपेक्ष दोनों ऊंचाई तीव्र रहेंगे, दोनों ऊंचाई फिर सेकंड में क्या हो जाएंगे, सापेक्षिक ऊंचाई कम हो जाएगा, निरपेक्ष ऊंचाई में थोड़ा सा वृद्धि रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों समतल। इसमें क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, है ना, इसमें समतल होंगे। चलिए, अब हम लोग इसमें देखते हैं पेंग की 5 अवस्थाएं देख लिए, अब इनकी 3 अवस्थाएं देख लिए, अब 5 दशाएं देखते हैं। प्रथम दशा, इस दशा में क्या हो जाएगा, प्राइमारव के उत्थान के साथ साथ अपर्दन भी प्रारंभ होगा, परंतु अपर्दन की अपेक्षा जो उत्थान है वो अधिक होगा, उत्तर ढाल बनेगा। मैंने पहले ही बताया है युवा समय क्या होता है, पेंग ने बताया है कि इस समय अपर्दन और उत्थान दोनों एक साथ कार्य करेंगे, लेकिन अपर्दन की तुलना में उत्थान तीव्र गति से कार्य करेगा। ठीक। इससे क्या होगा, निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होगी और सापेक्ष ऊंचाई भी इसकी अधिक रहेगी। फिर द्वितीय दशा, द्वितीय दशा में क्या होगा, उत्थान की दर अपर्दन की दर से अधिक हो जाएगा। ठीक। ये अधिक ही रहेगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होगी और साथ ही चोटियों और घाटियों के कटाव की दर एक समान कार्य करेगा। ठीक। और ऊंचावच स्थिर रहेगा, यानी कि उसमें घटाव नहीं होगा, कटाव तो चलेगा लेकिन उसमें घटाव नहीं होगा या उसमें कमी नहीं आएगा, बोला है। फिर है तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था में क्या होगा, उत्थान और अपर्दन की दर जो है वो बराबर हो जाएंगी, यानी कि ये आपका ग्लिस फार्मिंग जो अवस्था है वो आएगा। ये प्रथम अवस्था है आपका अपस्थि जिंडे वाला। ठीक। ये ग्लिस फार्मिंग और ये है आप लोग का अपस्थि जिंडे। ठीक। इस अवस्था में क्या हो जाएगी, निरपेक्ष ऊंचाई जो है स्थिर हो जाएंगी, इस अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है। ठीक। और ऊंचावच जो है स्थिर हो जाएंगे। फिर क्या होता है चतुर्दशा, चौथा दशा, इसमें क्या हो जाएगा, उत्थान समाप्त हो जाता है, अपर्दन के कारण निरपेक्ष ऊंचाई में कमी आ जाएंगे। ठीक। ऊंचावच जो है वो स्थिर हो जाएगा। फिर पंचम दशा, इसमें पार्श्विक अपर्दन होगा, तीव्र अपर्दन के कारण जल विभाजक का निर्माण होगा। जल विभाजक के साथ में आपने क्या देखा था, जल विभाजक देखा था, जल विभाजक में आप लोग क्या देखे थे, इस प्रकार का घाटी बन जाएगा। फिर इसमें जो थोड़ा सा अपर्दन हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वाशुंजिंग आएगा, फिर इसमें क्या बनेगा, हार्डेनहिंग बनेगा। ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा था, और लास्ट में फिर आप लोगों का क्या बच जाता है इसमें, मोनेडनाक इनरब जिसको बोला है इन्होंने, है ना। तो ये है आप लोगों का पेंग का जो सिद्धांत है, ढाल पतन और ढाल प्रतिस्थापन। अब डेविस का जो ढाल पतन सिद्धांत है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले हमने डेविस का अपर्दन चक्र देखा था, अभी हम लोग क्या देखेंगे, ढाल पतन सिद्धांत। तो पेंग का दोनों सिद्धांत हमने देख लिया।
अब डेविस का भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए, डेविस का ढाल पतन सिद्धांत। इन्होंने ये जो सिद्धांत है ये किसके संदर्भ में दे दिया है? जो ढाल पेंक ने दिया था, उत्तर ढाल, समान ढाल और अवतल ढाल, उसी के संदर्भ में जो ढाल विकास है उसको प्रदर्शित करने के लिए डेविस ने अपना यह सिद्धांत दिया है। इसको ढाल पतन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक, इसकी मुख्य बिंदु वगैरह देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या बताए हैं इन्होंने? तो इन्होंने जैसे पेंक ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5 अवस्थाएं बताई थी। इन्होंने 3 अवस्था बताया है। ठीक, डेविस ने। डेविस के अनुसार संरचना, प्रक्रम और समय, ये 3 प्रतिफल के कारण क्या होता है? जो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है और इससे अलग अलग ढाल जो है वो निर्मित होता है। पहला क्या है आपका? यू अवस्था, यूथ स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है? जो नदी है उसके द्वारा निम्न अपर्दन होता है, वर्टिकल, निम्नवर्तीय अपर्दन, यानी कि नीचे का अपर्दन होता है, वर्टिकल या लंबवत अपर्दन होता है। और ये अपर्दन बहुत तीव्र गति से होता है। इससे क्या होता है? घाटी गहरी होती है, वी आकार का घाटी का निर्माण होता है, गार्ज बनता है, कैन्यन बनता है। ठीक, ये आपको पता है। और इसमें क्या होता है? उत्थान जो है तीव्र होता है और तीव्र उटल ढाल का विकास होता है। ठीक, पर्वत शिखरों की जो ऊंचाई है उसमें बढ़ोतरी होती है और ढाल में क्या होता है? अधिकता आता है। ये युवावस्था है। फिर प्रौढ़ावस्था क्या होता है? मैच्योर स्टेज होता है। इस अवस्था में क्या होता है? निम्नवर्तीय अपर्दन कम हो जाता है, पार्श्विक अपर्दन अधिक, यानी कि लंबवत अपर्दन कम और आपका क्षैतिज अपर्दन अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसमें यू आकार की घाटी, आपका जो गोखुर जल है, झील है, उसका निर्माण हो जाता है। साथ में आप लोगों का किसका निर्माण होता है? जो बाढ़ का मैदान है और फिर आप लोग का तटबंध है, उनका निर्माण होता है ना, प्राकृतिक तटबंध वगैरह का, ये सभी नहीं, और निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? जो उतलता है वो बनी रहती है, लेकिन साथ में क्या हो जाता है? आप लोगों का जो अवतल ढाल है उसका भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उसका आधार बनता है। ठीक, फिर क्या होता है? आप लोग का ओल्ड स्टेज आता है, वृद्धावस्था। इस अवस्था में क्या होता है? अपर्दन का ये अंतिम चरण है। इसमें ऊंचाई और ढाल दोनों में कमी हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? जो नदियां है वो अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि सीधे रेखा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, सरल रेखा जिसको बोलते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है? फिर यहाँ पर पेनी प्लेन का निर्माण होता है, समतल ढाल का निर्माण होता है। ठीक, और जो कठोर चोटीनुमा टीले बच जाते हैं, इसको मोनेट नाम के इसमें बोला गया है। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं ढाल विकास के अंतर्गत जो ढाल होते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का ढाल का जो क्रोनोलॉजी है वो पूछा गया है। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ढाल को भी सम्मिलित कर लिया है ढाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ढाल विकास, स्लो डेवलपमेंट। इसमें जो पहाड़ी ढाल है उसका जो विकास है वो 2 कारकों से प्रभावित होता है, एक अंतर्जात बल से या अंतर्जात कारक से और एक बहिर्जात कारक है। अंतर्जात कारक में क्या होता है? लंबवत कार्य होता है। इसमें क्या होता है? जो ढाल है वो पर्वत पठार मैदान के रूप में निर्मित होता है। ठीक, और फिर क्या होता है? जो बहिर्जात कारक है वो इसका समतलीकरण का कार्य करता है, उसमें अपर्दन का कार्य करता है। ठीक, तो इन सभी क्रिया के परिणाम स्वरूप इसमें 4 प्रकार के ढाल का निर्माण होता है मेजर रूप से, जिसका एग्जाम में क्रोनोलॉजी के रूप में पूछते हैं। ठीक, तो ये इसी को हम लोग देख लेते हैं या समझ लेते हैं। वो 4 प्रकार के ढाल कौन से हैं? तो पहला होता है आप लोगों का उत्तर ढाल, जिसको हम लोग शिखर उत्तर ढाल भी कहते हैं, यानी कि तीव्र ढाल इसको बोला जाता है। ठीक, इस ढाल में क्या होता है? जो ढाल है वो एकदम खड़ी होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या बनता है आपका? ये जो स्थिति है उसको बोलते हैं फ्री फेस, मुक्त पृष्ठ बोलते हैं। जब ये ढाल हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहला अवस्था क्या हो जाएगा? ये ढाल तीव्र रहेगा, शिखर उतरता ढाल, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक, फिर क्या आएगा? इसमें तीव्रता जो ढाल का ये कोण बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त पृष्ठ या फ्री फेस हम लोग बोलते हैं। ये सेकेंड अवस्था में आपका रहता है। ठीक, इसके बाद आपको क्या आता है? सरल रेखा का निर्माण होता है, इसको हम लोग सरल रेखा बोलते हैं। ठीक, जहाँ पर आप लोग देखे होंगे ये वाला स्थिति है, इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखा। ठीक, फिर इसमें क्या होता है? अवतल ढाल का निर्माण होता है ये, या हम लोग इसको मलबा ढाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये जो मध्य है इसको मलबा ढाल कहते हैं, फिर अवतल ढाल। ठीक, तो आपको याद रखना है शिखर ढाल या उत्तल ढाल बोलते हैं, फिर मुक्त पृष्ठ आता है, फिर सरल रेखी ढाल यहाँ पर से, फिर मलबा ढाल भी बोलते हैं, फिर यहाँ पर अवतल ढाल होता है। ठीक, तो
इस प्रकार से ढाल का स्वरूप है या विकास है, और इसी को क्रोनोलॉजी में आपसे पूछते हैं जमाने के लिए। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए, पेंग का प्रतिस्थापन मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पेंज के ढाल को। तो इसको भी आप लोग को देखना रहेगा, वो देख लेंगे। ठीक, फिर है समांतर निरंतर सिद्धांत, जो किंग का है, ये है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जो किंग महोदय ने ये जो सिद्धांत है, इसको दक्षिण अफ्रीका का अध्ययन करके प्रतिपादन किया है। ठीक, और इनके अंतिम मौसम में पेडी प्लेन का निर्माण हो, जैसे उनके में पेनी प्लेन और एक के में जो निर्माण शुरू में प्राइमारफ और लास्ट में इंडफ निर्माण होता है, वैसे ही इनके में पेडी प्लेन का निर्माण होता है। ठीक, चलिए, इनके सिद्धांत का नाम है समांतर निवांतर सिद्धांत, निवर्तन सिद्धांत। ठीक, एलसी किंग के अनुसार जो है, समय के साथ क्या होता है, अपवर्तन होने पर भी जो पहाड़ी ढाल है उसमें अपने मूल रूप में जो कोण बनाए रहते हैं, उसमें क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन आता है। वो क्या होता है, पहाड़ी ढाल जो है वो पीछे हटता है, ये कहे है। यानी कि ये अभी क्या है, इस टाइप का पहाड़ है, तो इसमें अपवर्तन होते जाएगा और इसकी ढाल में कैसे इस टाइप का परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये पीछे हट गया है, ये बोला है, इसका कहना है इसका। ठीक, स्कार्प निवर्तन, इसमें कोण में परिवर्तन आएगा, फिर स्कार्प निवर्तन होगा। तो जो ढाल है या कोण की स्थिति है, उसमें परिवर्तन आएगा, उसको देखते हैं। डेविस के सिद्धांत के विपरीत इन्होंने माना है। ठीक, या तर्क दिया है। इनके अनुसार जो ढालों की तीव्रता है, उसमें क्या हो जाएगी, कमी नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होता है, वह पीछे हटते हैं, ये इनका कहना है। ठीक, फिर स्कार्प निवर्तन, इसमें क्या होता है, जो ढाल है वो घटता नहीं है या उसमें कटाव नहीं होता, बल्कि वो पीछे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ठीक, पृष्ठ अपवर्तन की प्रक्रिया से होता है, और ये किससे होता है, जो क्षैतिज अपवर्तन है उसकी वजह से होता है। तो इसको इन्होंने स्कार्प निवर्तन के नाम दिया है। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने क्षैतिज अपवर्तन को स्कार्प निवर्तन बोला है। ठीक, इसके परिणाम को। चलिए, इन्होंने भी ढाल के स्वरूप बताए हैं, इसके 4 स्वरूप बताए हैं। शिखर ढाल या उत्तर ढाल बोलते हैं इसको, वैक्सिंग स्लोप। फिर क्या होता है, मुक्त फेस या फ्री फेस या कगार इसको बोलते हैं। फिर आपका मलबा ढाल, जो कि मैं पहले ही बताया था, इसमें आपका सरल रेखा बोला गया था वहाँ पास, है ना, मलबा ढाल इसको बोलते हैं। फिर आप लोगों का क्या आता है, वेनिंग स्लोप आता है, जिसको पेडीमेन बोला जाता है, इसमें मंद ढाल। ठीक, फिर पेडीमेन का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका 4 ढाल होता है। ठीक, और लास्ट में कुछ बच जाते हैं, वो आपका होता है इनसेल बर्गर, छोटे-छोटे कठोर चट्टान। ठीक, तो ये है, इसमें जलवायु का विशेष महत्व है। एक विशेष प्रकार की जलवायु चाहिए इस प्रकार के अपरदन के लिए, पेडी प्लेन के लिए। ठीक, तो ये जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र में होता है या शुष्क क्षेत्र में होता है। तो ये हो गया आपका एलसी किंग का भी सिद्धांत। तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा। कल हम लोग देखेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना, और फिर आप लोग का चट्टान देखेंगे, फिर अंतर्जात बहिर्जात बल, और फिर विभिन्न प्रकार के जो अपर्दन है वो हम लोग देखेंगे। नदी द्वारा अपर्दन और वायु द्वारा अपर्दन, ये सभी देखेंगे। इसके बाद हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और साथ में हम लोग जो ज्वालामुखी है और भूकंप है, वलन भ्रंशन है, ये भी देखेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।